नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं खबरें अब तक और मैं हूं आपके साथ पवन शर्मा। खबरें अब तक में आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश में भाजपा में छिड़ी बाहरी बनाम भीतरी जंग की, नॉर्वे की राजधानी ओस्लो से उठे बवंडर की और गाजियाबाद में रेप आरोपी के हुए भव्य स्वागत की, और आखिर में बात होगी वैश्विक संकट और कच्चे तेल में लगी आग की। लेकिन इन तमाम खबरों को विस्तार से समझने से पहले चलिए नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। पीएम मोदी ने मेलोनी को गिफ्ट की मेलोडी, इटली पीएम ने शेयर किया वीडियो। आरक्षण भिक्षा नहीं, अधिकार है, पीडीए की आवाज दबाई जा रही है, बोले अखिलेश यादव। उत्तर प्रदेश में 23 मई तक पड़ेगी भयंकर गर्मी, आईएमडी की चेतावनी। तमिलनाडु में जल्द होगा कैबिनेट विस्तार, सत्ता साझेदारी के लिए तैयार। टीवी के एनटीए में निकली भर्ती, 4 अधिकारियों की हुई नियुक्ति। आपके प्रधानमंत्री और गृहमंत्री गद्दार, रायबरेली में राहुल गांधी का विवादित बयान। आर्थिक तूफान सिर पर है, पीएम इटली में टॉफी बांट रहे हैं, पीएम मोदी के कैंडी गिफ्ट पर राहुल का तंज। राशन कार्ड और वोटर आईडी से भी बनेगी वृद्धावस्था पेंशन, शासन ने जारी किया आदेश। सोने चांदी के भाव में आज बड़ी गिरावट, 1.58 लाख प्रति 10 ग्राम हुआ गोल्ड। उतार चढ़ाव के बाद हरे निशान पर बंद हुआ बाजार, सेंसेक्स 118 अंक चढ़ा, निफ्टी 23,659 के स्तर पर हुआ बंद। हेडलाइंस के बाद खबरें अब तक में एक बार फिर आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला और सबसे पहले बात करते हैं आज के पहले और खास मुद्दे के बारे में। उत्तर प्रदेश की सियासत में इस वक्त गजब का उबाल है। भले ही 2027 के विधानसभा चुनाव में अभी वक्त हो, लेकिन लखनऊ के कालिदास मार्ग से लेकर दिल्ली के दीनदयाल उपाध्याय मार्ग तक राजनीतिक गोटियां इतनी तेजी से बिछाई जा रही हैं कि अच्छे अच्छे राजनीतिक पंडितों का सिर घूम जाए। जी हां, लोकसभा चुनाव 2024 में लगे करारे झटके के बाद भारतीय जनता पार्टी अब फूंक फूंक कर कदम रख रही है और एक तरफ समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव अपने बीडीए फॉर्मूले की तान छेड़े हुए हैं, तो दूसरी तरफ सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ और भारतीय जनता पार्टी के रणनीतिकार सत्ता की ही हैट्रिक बनाने के लिए हर उस कील कांटे को दुरुस्त करने में जुट गए हैं जो जरा भी ढीली नजर नहीं आ रही। दरअसल उत्तर प्रदेश की राजनीति का एक नियम है कि यहाँ विकास के दावों की चमक चाहे जितनी तेज हो, अंदरूनी परत हमेशा जातिगत समीकरणों की चाशनी में ही डुबोकर तैयार होती है। इस बार लड़ाई आर पार की है। भारतीय जनता पार्टी अपने कोर वोट यानी ब्राह्मणों और राजपूतों को किसी भी कीमत पर छिटकने नहीं देना चाहती, क्योंकि उसे अच्छी तरह मालूम है कि अगर घर का ये मजबूत स्तंभ ढहा तो 2027 का किला बचाना नामुमकिन हो जाएगा। यही कारण है कि रूठों को मनाने, अपनों को सहलाने और विरोधियों को चौंकाने का एक ऐसा तड़कता भड़कता खेल शुरू हो चुका है जिसकी गूंज पूरे देश में सुनाई दे रही है। जाहिर है उत्तर प्रदेश की सियासत में ब्राह्मणों का रुख हमेशा से सत्ता का रुख तय करते आया है। हाल ही में 10 मई को योगी सरकार के कैबिनेट विस्तार ने इस बात पर मोहर लगा दी है कि भारतीय जनता पार्टी इस वर्ग को लेकर कितनी गंभीर है। 6 विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली, लेकिन सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोरी मनोज पांडे ने। वहीं मनोज पांडे जो समाजवादी पार्टी के मुख्य सचेतक हुआ करते थे और पाला बदलकर भारतीय जनता पार्टी में आए, उन्हें सीधा खाद्य रसद और नागरिक आपूर्ति जैसा भारी भरकम विभाग सौंप दिया गया। मनोज पांडे का मंत्री बनना विपक्ष के उस नैरेटिव को ध्वस्त करने की कोशिश थी जिसमें आरोप लगाया जा रहा था कि योगी सरकार में ब्राह्मणों को सम्मान नहीं मिल रहा है। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी है जिसने भारतीय जनता पार्टी के भीतर ही एक नई बहस को जन्म दे दिया है। चर्चा आम हो चुकी है कि उत्तर प्रदेश बीजेपी में बाहरी ब्राह्मण नेताओं की तो चांदी है, लेकिन जो सालों से दरी बिछा रहे हैं वो साइड लाइन है। ऐसे में आइए जरा उन चेहरों पर भी नजर डाल लेते हैं। ब्रजेश पाठक बसपा से आए और आज सूबे के उप मुख्यमंत्री हैं, यानी सरकार में नंबर 2 की हैसियत। जितिन प्रसाद कांग्रेस के कद्दावर नेता थे, भारतीय जनता पार्टी में आए, योगी सरकार में भारी भरकम मंत्रालय संभाला और अब पीलीभीत से सांसद। मनोज पांडे सपा से आए और सीधे लाल बत्ती पा गए। तो ये वो नाम थे जिनके भारतीय जनता पार्टी में आते ही चांदी हो गई। अब जरा उन भारतीय जनता पार्टी का हाल देखिए जो सालों से संघ और संगठन की भट्टी में तपकर निकले हैं। डॉक्टर दिनेश शर्मा, पूर्व डिप्टी सीएम, रीता बहुगुणा जोशी, आशुतोष पांडे, सतीश द्विवेदी,
उदयभान कवरिया, शिलमणि त्रिपाठी, ये सभी बड़े नाम इस वक्त मुख्यधारा की बड़ी जिम्मेदारियों से दूर हैं। ये नेता या तो सोशल मीडिया की चर्चाओं तक सीमित हैं या फिर हाशिए पर संगठन के अगले आदेश का इंतजार कर रहे हैं। आपको बता दें, ये नाराजगी सिर्फ दबी छुपी नहीं थी, बल्कि पिछले साल 23 दिसंबर 2025 को ये खुलकर सामने आ गई थी। लखनऊ के वीवीआईपी इलाके में स्थित कुशीनगर के भारतीय जनता पार्टी के विधायक पंचानंद पाठक के सरकारी आवास पर एक ऐसी बैठक हुई जिसने भारतीय जनता पार्टी के आला कमान के कान खड़े कर दिए थे। इस खुफिया और बेहद अहम बैठक में भारतीय जनता पार्टी के करीब 40 ब्राह्मण विधायक और विधान परिषद सदस्य जुटे थे। इसमें पूर्वांचल और बुंदेलखंड के विधायकों की तादाद सबसे ज्यादा थी। चौंकाने वाली बात तो ये थी, इस बैठक में कुछ दूसरे दलों के ब्राह्मण विधायक भी अपनी बिरादरी की बात रखने पहुंचे थे। उस बंद कमरे की बैठक में विधायकों ने साफ कह दिया कि पिछले कुछ समय से राजनीतिक दल, उनके नेता, यहां तक कि प्रशासनिक स्तर पर भी ब्राह्मण समाज को जानबूझकर निशाना बनाया जा रहा है। इस बैठक में तय हुआ कि अब समाज को अपनी ताकत का एहसास सामूहिक रूप से कराना होगा। यही वो वजह है जिसके चलते भारतीय जनता पार्टी लीडरशिप अलर्ट मोड पर आ गई। पार्टी को समझ आ गया कि कोर वोट घर की मुर्गी नहीं, जिसे दाल बराबर समझ लिया जाए। इसीलिए विपक्ष की नजर इस वोट बैंक पर पड़ने से पहले ही भारतीय जनता पार्टी ने डैमेज कंट्रोल की कवायद तेज कर दी है। वहीं दूसरी तरफ मंत्रिमंडल विस्तार में तो भारतीय जनता पार्टी ने विपक्ष के पीडीएफ फॉर्मूले की काट निकालने के लिए जमकर जातीय कार्ड खेला था। 6 नए मंत्रियों में 3 ओबीसी, 2 दलित, 1 सवर्ण समाज से थी, जबकि 2 ओबीसी मंत्रियों का प्रमोशन किया गया। इसके जरिए संदेश दिया गया कि पिछड़ा और वंचित वर्ग भारतीय जनता पार्टी के साथ मजबूती से खड़ा है। लेकिन अब कहानी बदलने वाली है। संगठन के स्तर पर जो बदलाव होने जा रहे हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी जातीय समीकरण की बजाय संगठनात्मक अनुभव को प्राथमिकता देने की एक बेहद अनोखी और बड़ी प्लानिंग कर रही है। जी हां, एक बेहद सनसनीखेज रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी की नई प्रदेश टीम में कम से कम 60% पदाधिकारी ऐसे होंगे जो लंबे समय से पार्टी से जुड़े रहे हैं और उन्हें संगठन चलाने का जमीनी और कड़क अनुभव है। इस बार उनकी जाति क्या है ये मायने नहीं रखेगा, बल्कि मायने ये रखेगा कि वे संकट के समय बूथ स्तर पर पार्टी को कैसे जिता सकते हैं। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी प्रदेश की 45 सदस्यीय मुख्य टीम तो भारी फेरबदल करेगी ही, साथ ही सूबे के सभी 6 संगठनात्मक क्षेत्रीय काशी, गोरखपुर, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, अवध, ब्रज और कानपुर, बुंदेलखंड की टीमों में भी बड़े पैमाने पर बदलाव किए जाएंगे। इसके अलावा पार्टी के 7 मोर्चों के अध्यक्ष और पदाधिकारी बदले जाएंगे। ये पूरा खाका भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी और प्रदेश महामंत्री धर्मपाल सिंह के बीच हुई एक बेहद लंबी और गोपनीय बैठक में तैयार किया जा चुका है। दोनों नेताओं ने इस बात पर सहमति जता दी है कि चुनाव जीतने के लिए जाति से ज्यादा जरूरी वफादार और अनुभवी सिपाही हैं। वहीं इस महाबदलाव के बीच उत्तर प्रदेश के राजनीतिक गलियारों में एक बहुत बड़ा सस्पेंस गहरा गया है। कयासों का बाजार गर्म है कि भारतीय जनता पार्टी पहले ही अपनी प्रदेश इकाई के पदाधिकारियों के नामों का ऐलान करेगी या फिर उत्तर प्रदेश के विभिन्न आयोगों, निगमों, बोर्डों और प्राधिकरणों में सालों से खाली पड़े मलाईदार पदों को भरेगी। कुल मिलाकर 2027 की ये जंग सिर्फ एक चुनावी नहीं, बल्कि उत्तर प्रदेश की भावी राजनीति की दिशा तय करने वाला महासंग्राम है। एक तरफ समाजवादी पार्टी अपनी जातिगत गठजोड़ और बीजेपी सरकार की कथित उपेक्षा के मुद्दों को लेकर आक्रामक है, तो दूसरी तरफ दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी भारतीय जनता पार्टी अपने जख्मों को सहलाते हुए अवैध किला तैयार कर रही है। फिलहाल दिल्ली में बंद लिफाफे खुलने का इंतजार है। जैसे ये वोट लिस्ट बाहर आएगी, उत्तर प्रदेश की सियासत में एक नया भूचाल आना तो तय है। नजरें जमाए रखिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश का ये दंगल अब और भी ज्यादा दिलचस्प और हाई वोल्टेज होने जा रहा है। खैर, इसी के साथ खबरें अब तक में बढ़ेंगे अगले मुद्दे की तरफ। साहब, राजनीति भी बड़ी अजब गजब चीज है। चिंगारी कहीं और सुलगती है कहीं, और धुआं भारत के सियासी गलियारों से निकलने लगता है। जी हाँ, इस वक्त देश की राजनीतिक अखाड़े में एक नया और बेहद हाई वोल्टेज ड्रामा शुरू हो चुका है, जिसने सोशल मीडिया से लेकर टीवी चैनलों के स्टूडियो तक में आग लगा दी है। दरअसल कहानी शुरू होती है खूबसूरत देश नॉर्वे की राजधानी ओस्लो से, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी आधिकारिक यात्रा पर गए थे। वहां एक प्रेस इवेंट खत्म
ही हुआ था कि एक विदेशी महिला पत्रकार ने कुछ ऐसा किया जिसने भारत के अंदर सत्ता पक्ष और विपक्ष को तलवारें खींचने पर मजबूर कर दिया। लेकिन ट्विस्ट सिर्फ इतना नहीं, असली धमाका तो तब हुआ जब इस पूरे मामले में कांग्रेस के शहजादे और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की एंट्री हो जाती है। जिस पत्रकार ने पीएम मोदी को घेरने की कोशिश की थी, उसने अब सीधे राहुल गांधी के पाले में गेंद डाल दी है। अब सोशल मीडिया पर तंज कसे जा रहे हैं, चीनी एजेंट के नारे लग रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी से भारत को बदनाम करने की एक एक साजिश बता रहा है। ऐसे में आइए जानते हैं आखिर क्या है पूरा मामला। दरअसल पूरा मामला नॉर्वे की राजधानी ओस्लो का है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नॉर्वे के प्रधानमंत्री जोनास गहर स्टोर एक साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस यानी माफ करिएगा ब्रीफिंग कर रहे थे। दोनों देशों के राष्ट्रीय अध्यक्षों ने अपनी अपनी बात रखी। जैसे ही ये संयुक्त मीडिया इवेंट खत्म हुआ, वहां मौजूद नॉर्वे की पत्रकार हेले लिंग ने प्रोटोकॉल तोड़ते हुए अचानक चिल्लाकर पीएम मोदी की तरफ एक तीखा सवाल उछाल दिया। हेले लिंग ने चीखते हुए पूछा, आप दुनिया के सबसे स्वतंत्र प्रेस से सवाल क्यों नहीं लेते? देखिए वीडियो। Prime Minister Modi, why don't you take some questions from the freest press in the world? बस फिर क्या था, इस एक सवाल की गूंज ओस्लो ने उमड़ी और दिल्ली आते आते एक बड़ा सियासी बवंडर बन गई। विदेशी पत्रकार का यह वीडियो सोशल मीडिया पर आग की तरफ फैल गया। भारत में विपक्ष को बैठे बिठाए एक ऐसा मुद्दा मिल गया जिसे उसे लंबे समय से तलाश थी। इस वीडियो को देखते ही कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बिना एक पल गंवाए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर मोर्चा खोल दिया। राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर तीखा हमला बोलते हुए लिखा, जब छिपाने को कुछ नहीं होता तो डरने की क्या बात है। जब दुनिया एक समझौता प्रिय और कमजोर प्रधानमंत्री को सवालों से भागते देखती है तो भारत की छवि पर क्या असर पड़ता है। वहीं राहुल गांधी ने पत्रकार हेले लिंग के पोस्ट को शेयर करते हुए पीएम मोदी को सवालों से भागने वाला करार दे दिया। कांग्रेस खेमे में जश्न का माहौल था कि उन्होंने पीएम मोदी को वैश्विक मंच पर घेर लिया है। लेकिन राजनीति के इस खेल में पासा पलटते देर नहीं लगी। राहुल गांधी के इस हमले के कुछ ही घंटे बाद पत्रकार हेले लिंग ने एक ऐसा दांव चल दिया जिसने कांग्रेस को ही सत्ते में ला दिया। हेगले ने सीधे राहुल गांधी के ट्वीट पर रिप्लाई करते हुए उन्हें फोन पर इंटरव्यू का ऑफर दे डाला। ऐसे में अब पासा पूरी तरह पलट चुका था। जिस विदेशी पत्रकार के कंधे पर बंदूक रखकर राहुल गांधी पीएम मोदी पर निशाना साध रहे थे, उसी पत्रकार ने अब बंदूक का रुख राहुल गांधी की तरफ मोड़ दिया। मजेदार बात तो यह रही कि इस कड़क ऑफर के बाद से राहुल गांधी और कांग्रेस की तरफ से पूरी तरह सन्नाटा पसरा हुआ है। अभी तक कांग्रेस नेता ने इस इंटरव्यू के अनुरोध पर कोई जवाब नहीं दिया है। वहीं दूसरी तरफ जैसे ही हेले लिंग ने राहुल गांधी से समय मांगा, भारतीय जनता पार्टी ने इसे हाथों हाथ लिया और विपक्ष के खिलाफ एक बड़ा नैरेटिव सेट कर दिया। भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल के मुखिया अमित मालवीय ने मैदान में उतरते हुए इसे पूरे घटनाक्रम को भारत की छवि को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खराब करने की एक सोची समझी साजिश करार दे दिया। भारतीय जनता पार्टी ने आरोप लगाया कि भारतीय विपक्ष देश के भीतर तो चुनाव जीत नहीं पा रहे, इसीलिए अब विदेशी पत्रकारों और ताकतों के माध्यम से भारत और पीएम मोदी को बदनाम करने का षड्यंत्र रच रहे हैं। इतना ही नहीं, सोशल मीडिया पर तो जैसे सैलाब आ गया हो। भारतीय यूजर ने हेलिंग को आड़े हाथों लिया। ट्रोलर्स ने उन्हें चीनी एजेंट तक कह डाला और आरोप लगाया कि वे सिर्फ सस्ती लोकप्रियता हासिल करने और लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींचने के लिए इस तरह की हरकतें कर रही हैं। आपको बता दें, इस भयंकर ट्रोलिंग के बीच पत्रकार ने एक और बड़ा दावा ठोक दिया जिसने इस विवाद में थोड़ा और तड़का लगा दिया। लिंग ने दावा किया कि भारत के खिलाफ बोलने और पीएम मोदी से सवाल पूछने की वजह से उनके फेसबुक और इंस्टाग्राम अकाउंट को सस्पेंड कर दिया गया है। देखा जाए तो इस पूरे मामले ने अब एक बेहद दिलचस्प मोड़ ले लिया है। जो विपक्ष कल तक इस विदेशी पत्रकार को सच्चाई का मसीहा मानकर पीएम मोदी को घेर रहा था, आज वही विपक्ष अपने ही जाल में फंसा हुआ है। अगर राहुल गांधी हेले लिंग को इंटरव्यू देते हैं तो उन पर भारतीय जनता पार्टी के विदेशी साठगांठ वाले आरोपों को और हवा मिलेगी, और अगर वे इंटरव्यू नहीं देते हैं तो सोशल मीडिया पर लोग पूछेंगे, जब छिपाने को कुछ नहीं था तो राहुल गांधी जी आप खुद क्यों नहीं भाग रहे हैं।
कुल मिलाकर ये घटना इस बात का जीता जागता सबूत है कि कैसे भारत की आंतरिक राजनीति को अब जानबूझकर वैश्विक मंच पर घसीटने की कोशिश की जा रही है। बहरहाल ओस्लो की इस पत्रकार का एक तीर सीधे दिल्ली के दिल में आकर लग गया है। अब देखना मजेदार होगा कि क्या राहुल गांधी इस विदेशी पत्रकार को फोन पर इंटरव्यू देते हैं या फिर नो कमेंट कहकर विवाद से अपना पलड़ा झाड़ लेते हैं। खैर, इसी के साथ खबरें अब तक में बढ़ेंगे अगले मुद्दे की तरफ। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में कानून व्यवस्था और महिला सुरक्षा के बड़े बड़े दावे उस वक्त ताश के पत्तों की तरह ढह गए जब ढासना जेल से बाहर निकले रेप के आरोपी का स्वागत ऐसे किया गया जैसे कोई जंग जीत कर लौटा हो। जी हां, कानून के एक बेबस छात्रा की असमत लूटने का आरोपी 8 से 9 महीने जेल की सलाखों के पीछे गुजारकर जमानत पर बाहर आता है तो समाज उसे धिक्कारने के बजाय पलकों पर बिठा लेता है। सड़कों पर गाड़ियों का हुजूम, गगनभेदी नारेबाजी, गले में गेंदे के फूलों की माला, भारी भरकम हार और कंधों पर उठाकर जुलूस। ये नज़ारा देखकर किसी का भी कलेजा कांप जाए। जिस देश में बेटियों की सुरक्षा के लिए बड़े कानून और एंटी रोमियो स्क्वाड जैसी बातें होती हैं, वहां एक रसूखदार आरोपी के लिए इस कदर शक्ति प्रदर्शन सभ्य समाज के मुंह पर एक करारा तमाचा है। गाजियाबाद की इस हिलाकर रख देने वाली वारदात ने अब लखनऊ से लेकर दिल्ली तक की सियासत में भूचाल ला दिया है। विपक्ष ने सीधे योगी सरकार के साम्राज्य की साख पर सवाल दाग दिए हैं। आइए आपको बताते हैं कि आखिर कौन है ये आरोपी और जेल के बाहर वफादारी का ये कैसा तमाशा देखने को मिला। दरअसल इस पूरे सियासी बवाल के पीछे सुशील प्रजापति है। जी हां, सुशील प्रजापति कोई आम आदमी नहीं बल्कि गाजियाबाद में हिंदू युवा वाहिनी का पूर्व नगर अध्यक्ष रह चुका है और करीब 1.5 साल पहले वो किसान यूनियन से भी जुड़ गया था। यानी रसूख और रुतबे की कोई कमी नहीं थी। वहीं मामला यह है कि नवंबर 2021 में मोदी नगर की रहने वाली एक पीड़िता जो LLB की छात्रा थी और मेरठ कोर्ट में एक सीनियर वकील के नीचे वकालत की बारीकियां सीख रही थी, उसकी मुलाकात सुशील प्रजापति से हो जाती है। सुशील ने छात्रा को अपनी रसूख का झांसा दिया, अपनी बातों में फंसाया और उसने भरोसा दिलाया कि वो उसे गाजियाबाद कोर्ट में चैम्बर दिलवा देगा और वकालत की प्रैक्टिस सेट करवा देगा। कोर्ट के बहाने वो लगातार छात्रा के संपर्क में रहने लगा। पीड़िता का आरोप है कि गाजियाबाद कोर्ट में व्यवस्था कराने के बहाने सुशील उसे अपनी काले रंग की थार गाड़ी में बिठाकर एक फ्लैट पर ले जाता है। वहां उसने छात्रा को कोल्ड ड्रिंक में कोई नशीला पदार्थ मिलाकर उसे पिला दिया। जब छात्रा बेशुद्ध हो गई तो सुशील ने उसके साथ दरिंदगी की वारदात को अंजाम दिया। इतना ही नहीं, हैवानियत करने के बाद आरोपी ने पीड़िता को धमकी दी कि अगर मुंह खोला तो जान से मार देगा और फिर उसे लावारिस हालत में सड़क किनारे फेंककर फरार हो जाता है। कहते हैं जब हौसले बुलंद हो तो कानून भी अपना रास्ता खोज ही लेता है। छात्रा ने हिम्मत दिखाई और 8 अगस्त 2025 को मुरादनगर थाने में मुकदमा दर्ज करा दिया। मामला एक बड़े हिंदू संगठन के पूर्व पदाधिकारी से जुड़ा था, इसीलिए पुलिस पर भी दबाव था। सुशील फरार हो गया, जिसके बाद पुलिस उसी पर 25,000 रुपए का इनाम घोषित कर देती है। दबाव बढ़ता देख आरोपी सुशील प्रजापति ने 21 अगस्त 2025 को कोर्ट में सरेंडर कर दिया, जिसके बाद पुलिस ने उसे जेल भेज दिया था। चौंकाने वाली बात तो यह है कि जब उसकी गिरफ्तारी हुई थी तब भी कुछ संगठनों के कार्यकर्ताओं ने मुरादनगर थाने पहुंचकर भारी हंगामा और विरोध प्रदर्शन किया था। यानी रसूखदार की फौज पहले ही दिन से उसके साथ सड़क पर खड़ी थी। वहीं लगभग 9 महीने जेल में रहने के बाद या यूं कहें काटने के बाद 17 मई को कोर्ट से सुशील प्रजापति को जमानत मिल जाती है। लेकिन असली तमाशा तब शुरू होता है जब वो ढासना जेल के गेट से बाहर आता है। जेलर के बाहर का नज़ारा, माफ करिएगा, जेल के बाहर का नज़ारा देखकर ऐसा लग रहा था मानो कोई खिलाड़ी देश के लिए गोल्ड मेडल जीत कर आया हो। जी हां, जैसे ही सुशील बाहर आया उसके सैकड़ों समर्थकों और दोस्तों ने उसे घेर लिया। गगनभेदी नारे लगाए गए, उसे फूलों की मालाओं से लाद दिया गया और समर्थकों ने उसे अपने कंधों पर उठा लिया। आरोपी को ले जाने के लिए लग्जरी गाड़ियों का एक बड़ा काफिला आया था। इसका वीडियो जैसे ही सोशल मीडिया पर वायरल होता है वैसे ही लोगों का गुस्सा फूट पड़ता है। इस शर्मनाक वीडियो के सामने आते ही समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव बुरी तरह भड़क जाते हैं।
उन्होंने सोशल मीडिया पर लंबा चौड़ा पोस्ट लिखकर भारतीय जनता पार्टी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सीधे कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया। अखिलेश यादव ने लिखा, जिस अपनी वाहिनी की भूरी भूरी प्रशंसा प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने अभी हाल में की थी, उस वाहिनी के बलात्कार के आरोपी एक बड़े पदाधिकारी की जमानत होने पर जिस तरह उसका पुष्प वर्षा व माल्यार्पण से स्वागत हुआ है, उसे निंदनीय और कुछ नहीं हो सकता। लगता है मानिए अगला चुनाव स्वतंत्र रूप से लड़ने के लिए अपने पक्के समर्थकों को बाहर निकाल रहे हैं। अब कल को जमानत पर रिहा ये बलात्कार का आरोपी महिला आरक्षण के समर्थन में नारे लगाते दिखेगा। आपको बताते चलें, सिर्फ अखिलेश ही नहीं बल्कि कांग्रेस, आजाद समाज पार्टी ने भी इस मुद्दे पर सरकार को आड़े हाथों लिया है। कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव शहनवाज आलम ने कहा कि रेप के आरोपी का इस तरह हीरो जैसा स्वागत करना न सिर्फ शर्मनाक है बल्कि ये देश के लिए एक बेहद खतरनाक ट्रेंड है। सत्ता के संरक्षण में ऐसे उग्र तत्व खुलेआम उत्सव मना रहे हैं। आजाद समाज पार्टी के नेता आजाद फिरोज मंसूरी ने पूरी वारदात को याद दिलाते हुए कहा कि जेल से रिहा होते ही एक रेपिस्ट का 100 गाड़ियों के काफिले से घर ले जाना बेहद निंदनीय है। हालांकि हुड़दंग मचाना और कानून को ठेंगे पर रखना सुशील प्रजापति के समर्थकों को भारी पड़ गया। जेल से छूटते ही सुशील के लिए दोबारा जेल जाने का सहयोग बन गया है। गाजियाबाद के मंसूरी थाने के चौकी प्रभारी प्रदीप कुमार ने खुद संज्ञान लेते हुए सुशील प्रजापति और उसके 12 अन्य साथियों के खिलाफ एक नया मुकदमा दर्ज कर लिया है। अब जो नए आरोप लगाए गए हैं उनमें सार्वजनिक रास्तों को जाम करना और आम जनता के लिए मुसीबत खड़ी करना, सड़कों पर लापरवाही और खतरनाक तरीके से गाड़ियां चलाना, बिना अनुमति के जुलूस निकालना और कानून व्यवस्था को चुनौती देना शामिल है। जाहिर है गाजियाबाद की यह घटना सिर्फ एक आपराधिक मामले की कहानी नहीं बल्कि ये समाज की उस सड़ी गली मानसिकता का आईना है जहां अपराधी की जाति और उसका संगठन देखकर उसके पापों को धो दिया जाता है। एक तरफ वो पीड़ित है जो अपनी असमत की लड़ाई कोर्ट और कचहरी में लड़ रही है और दूसरी तरफ वो ताकतवर तंत्र है जो जेल से छूटते आरोपी के स्वागत में कालीन बिछा रहा है। अखिलेश यादव, कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों के तीखे हमलों के बाद गेंद पूरी तरह से योगी सरकार और उत्तर प्रदेश पुलिस के पाले में है। क्या पुलिस इस हुड़दंगियों पर ऐसा हंटर चलाएगी कि दोबारा किसी रेप आरोपी के स्वागत में फूल उठाने से पहले हाथ कांप जाएं, या फिर ये मामला भी सियासी बयानों की भेंट चढ़कर ठंडे बस्ती में चला जाएगा? इस पूरे सर्वनाक घटनाक्रम पर देश की नजरें टिकी हैं क्योंकि लड़ाई देश की एक बेटी के सम्मान की है। और समझने की बात यह भी है कि हम लोगों में कौन वो लोग होते हैं जो ऐसे लोगों के स्वागत के लिए उनके साथ जाते हैं। हमें सोचना चाहिए, जहां हमारे देश का युवा इतनी तेजी से आगे बढ़ रहा है, इतनी जानकारी रखता है, तो वहां ऐसे लोगों के साथ क्यों जाता है? ये वाकई सोचने वाली बात है। खैर, जाते जाते आपको आज के एक और अहम मुद्दे से रूबरू कराते हैं। दुनिया में कहीं भी बारूद बरसता हो तो इसका सीधा झटका आम आदमी की जेब और गाड़ियों की टंकी पर तो लगी जाता है। इस समय पश्चिम एशिया संकट और होमरूज में तनाव के चलते अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चा तेल $110 प्रति बैरल के करीब पहुंच चुका है। हफ्ते भर के भीतर भारत में भी पेट्रोल डीजल के दाम 2 बार में करीब 4 रुपए तक बढ़ चुके हैं। कीमतों में इस मामूली बढ़ोतरी और कुछ सोशल मीडिया अफवाहों ने देश के कई राज्यों में ऐसा गदर मचा दिया है कि पेट्रोल पंपों पर गाड़ियों की किलोमीटर लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं। लोग इस डर से पेट्रोल भरवाने लगे हैं कि कहीं तेल खत्म ना हो जाए। छत्तीसगढ़ से लेकर महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश तक हर तरफ हाहाकार जैसी स्थिति बन गई है, जबकि सच ये है कि देश में तेल की कोई किल्लत नहीं है। देश के अलग अलग हिस्सों से जो तस्वीरें और खबरें आ रही हैं वे हैरान करने वाली हैं। चंडीगढ़ में सोशल मीडिया पर एक पेट्रोल पंप का फर्जी पोस्टर वायरल हो गया जिस पर लिखा था कि 2 पहिया वाहनों को सिर्फ 500 रुपये और 4 पहिया वाहनों को 1500 रुपये का ही तेल मिलेगा या पेट्रोल मिलेगा। इस अफवाह के उड़ते ही पंपों पर हुजूम उमड़ पड़ा, हजारों गाड़ियां आ गईं। वहीं महाराष्ट्र के पुणे, जलाना और उत्तराखंड के टेहरी में अफवाहों के कारण पैनिक बाइंग हुई और देखते ही देखते कई पेट्रोल पंपों की ड्राई होने की नौबत आ गई। वहीं उत्तर प्रदेश के हापुड़ में एक फ्यूल स्टेशन पर पेट्रोल डीजल खत्म होने की बात सुनकर गुस्साई भीड़ ने तोड़फोड़ कर डाली। हालांकि केंद्र सरकार और इंडियन ऑयल जैसी तेल कंपनियों ने साफ कह दिया है कि आपूर्ति में कोई रुकावट नहीं है, तेल की कमी नहीं है। जनता अफवाहों पर ध्यान ना दे। कीमतों पर महंगाई का बोझ एक साथ नहीं बल्कि धीरे धीरे डाला जाएगा।
आपको बता दें, पाकिस्तान में पेट्रोल 60% और डीजल 50% तक महंगा हो गया है। बांग्लादेश में भी 15 से 16% की तेजी आई है। वहीं अमेरिका में पेट्रोल 46% और डीजल 48% तक बढ़ गया है। मलेशिया में डीजल 72% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। चीन में पेट्रोल 25% और डीजल 27% महंगा हुआ है। इसके अलावा फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया में भी 10% से लेकर 40% तक के दाम बढ़ाए गए हैं। लेकिन इन सब के मुकाबले भारत में पेट्रोल और डीजल की कीमत में 3% की ही वृद्धि हुई है, जो इस वैश्विक सूची में सबसे कम है। दरअसल भारत में तेल की कीमतें नियंत्रित करने की सबसे बड़ी वजह सरकार की ठोस रणनीति है। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय दावों के बावजूद रूस और अन्य वैकल्पिक स्रोतों से बाहरी छूट पर कच्चा तेल खरीदना जारी रखा। साथ ही टैक्स में कटौती और तेल कंपनियों पर कड़े नियंत्रण के जरिए आम जनता को वैश्विक महंगाई की सीधी मार से बचा लिया। ऐसे में भारत के इस चक्रव्यूह को काफी हद तक रोका गया। हालांकि जानकारों का कहना है कि अगर पश्चिम एशिया में युद्ध लंबा खिंचा और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अस्थिरता बनी रही तो आने वाले समय में भारतीय बाजार पर भी इसका दबाव देखने को मिल सकता है। इसीलिए पैनिक वाइन से बचें और सतर्क रहें। तो आज खबरें अब तक में आपने देखा कि किस तरह उत्तर प्रदेश में 2027 का चुनावी दंगल हर बीते दिन के साथ भी ज़्यादा दिलचस्प, तीखा और हाई वोल्टेज होता जा रहा है। जहां एक तरफ जातियों को साधने और वफादार सिपाहियों को तराशने का खेल जारी है, वहीं गाजियाबाद जैसी शर्मनाक घटनाएं समाज को अंदर से झकझोर रही हैं, जिस पर अब पुलिस के कड़े हंटर का इंतजार है। फिलहाल खबरें अब तक में आज के लिए बस इतना ही। फिर आपसे मुलाकात होगी कुछ और नई खबरें और उनके पीछे छिपे बड़े सच के साथ। तब तक आप बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ। नमस्कार।